तो सभी मित्रों को सादर वंदे मातरम। मैं हूँ एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा और आज हमारे साथ बैठे हैं श्री। हाँ, मैं सीओ मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे आज के समाज में जो चल रहे तमाम केसेस के बारे में। स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे पॉक्सो के बारे में। हाँ, जो पॉक्सो केस होते हैं, कैसे-कैसे क्या इसका दर्ज किया जाता है और कैसे इसका विचारण होता है, कैसे-कैसे क्या कार्रवाई होती है। तो उसमें भैया हम जानना चाहेंगे कि एक मान लीजिए कोई एफआईआर जो पंजीकृत होता है पॉक्सो में। तो सलीम जी सबसे पहले कि हम लोग ये देखते हैं कि पास्को का जो पास्को का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब पास्को में देखा जाएगा कि अगर अगर जो भी विक्टिम है, अगर उसकी एज 18 साल से कम है, 18 साल से कम है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? अच्छा, हमें ये देखना होता है कि इसमें जो पॉक्सो का जो मुकदमा होता है हाँ, वो किस एज के व्यक्ति के साथ हो या किस एज के मतलब विक्टिम के साथ हो रहा हाँ, है। विक्टिम की मतलब जब ऑफेंस जो हुआ है जी, जी। तो वो उस समय हुआ है जब वो माइनर रहा है। जी, जी। और माइनर की जो डिफिनीशन दी है उसमें हमारे लेजिस्लेशन ने जो एक्ट है उसमें माइनर बताया गया है किसी चाइल्ड को जब उसकी एज 18 साल से कम होगी। 18 साल से कम का अगर कोई बच्चा है। अच्छा, पास्को का केस जरूरी नहीं है, जो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के के साथ लड़की के साथ ही, वो लड़के के साथ भी अगर होगा बिल्कुल तो पास्को की कैटेगरी में आएगा। तो पास्को एक्ट में अगर अगर किसी का ट्रायल चल रहा है तो जो विक्टिम है, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी उसके साथ जो ऑफेंस हुआ जब उसकी उम्र 18 साल से कम थी, अच्छा, मतलब जब वो माइनर अच्छा, था। इसका एक क्राइटेरिया और भी होता है, 12 साल, 14 साल, 16 साल और 18 साल का जो क्राइटेरिया होता है। जैसे हाँ, पास पॉक्सो की जो धाराएँ इकट्ठी बढ़ी हुई हैं, उसके हिसाब से क्या इसका मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से क्या होता है इसका? नहीं सलीम जी, जैसे पास्को की कैटेगरी में 18 साल से विक्टिम की जो एज है, अगर हुँ। 18 साल से कम उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है जी। तो वो पास्को एक्ट में वो आता है। अब पास्को एक्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं उसकी कैटेगरी उन्होंने बता दिया है। हाँ, कि मतलब जैसे सेक्शन 3 में है कि जी। अगर उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया और 4 में उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। और अगर अगर उसी जो जो उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, अगर उसके साथ एग्रीगेटेड मैनर में हुआ है जी। तो वो सेक्शन 5 में उसके बारे में डिफाइन किया, उसको सेक्शन 6 में उसके बारे में कर दिया गया है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं सवाल जी, जी। कि ग्रेविटी के नेचर के हिसाब से कि विक्टिम की अगर एज 16 से 18 के बीच में है तब के लिए पनिशमेंट क्या है, या फिर 16 साल से 12 साल से कम है, हुँ। तो वो सेक्शन वही जो 5 में है, सेक्शन 5 में जो एग्रीगेटिव पनिशमेंट, एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल है, एग्रीगेटिव जो है गुरुत्व जिसे बोला जाता है, जी, जी। तो उसमें डिफाइन किया गया है कि उसके पनिशमेंट सेक्शन 6 में दिया गया है। और सेक्शन 7 में भी अगर आप देखेंगे तो अगर जैसे उसके साथ केवल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो 7 में हो गया, डिफाइन किया गया है, 8 में पनिशमेंट दे दिया गया है। और अगर एग्रीगेटिव मैनर में हुआ उसके साथ तो सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया, सेक्शन 10 में दे दिया अच्छा, गया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, सपोज़ करिए मान लीजिए किसी के प्रति पॉक्सो का मुकदमा पंजीकृत होता है और धारा 376 में पंजीकृत होता है, हाँ, ठीक है? तो एक प्रक्रिया जो पंजीकृत होने से लेके बेल आउट होने तक की प्रक्रिया मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, क्या प्रक्रिया उसकी होती है? कैसे-कैसे हम उसमें जो है माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपना हम रख सकते हैं? तो पास्को का जो एक्ट है वो शैलेंद्र जी, वो पूरे पूरे ऑल ओवर, सबसे पहले अच्छी बात ये है कि पास्को का जो एक्ट है हुँ, हुँ। वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। बराबर। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु, दिल्ली और इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, सब में पास्को का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था। वही निर्भया वाला जो कांड हुआ था हाँ, उसके उसी बाद उसी कांड की वजह से जो है से बच्चों के अगेंस्ट में ऑफेंस के बारे में वो उन्होंने किया था। तो लेकिन जो उसका प्रोसीजर चलता है आप वो सपोज़ करिए प्रोसीजर मान लीजिए 376 में प्लस पॉक्सो में मुकदमा पंजीकृत होता है, किसी स्थानीय थाने के द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। तो उसके बाद इसकी क्या प्रक्रिया होती है ज़रा-सा जो बताएँ लोगों को? प्रोसीजर जो पहले दिया गया था, जो ऑफेंस जैसे 302 पहले की बात, तो जैसे हीनियस ऑफेंस मर्डर का एलिगेशन जो उसका ट्रायल चलेगा वो किसके हिसाब से चलता था? सीआरपीसी के हिसाब सीआरपीसी से से। चलता था। अब सीआरपीसी बदल गई है, अब क्या है, बीएनएसएस है। तो अब जो प्रोसीडिंग उसकी चलेगी बीएनएसएस की तरह चलेगी। तो मतलब पास्को अगर है तो एफआईआर से लेके जजमेंट तक की जो प्रोसीडिंग है वो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे सीआरपीसी में चलती थी पहले, वैसे ही अब बीएनएसएस में चलेगी। सिमिलर, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। एक चलिए जो और क्वेश्चन था, हम लोग मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ कि जैसे मेरी एज प्रेजेंट टाइम में अगर 28 साल है तो क्या सपोज दैट कोई ऐसा विक्टिम है जिसकी उम्र 28 साल है, क्या वो पास्को में अपना मुकदमा लिखा सकता है? ऐसे केसेस आप जनरल वे में देखते भी हैं, और उसका थोड़ा सा एग्जांपल देके बताइए आपके हिसाब से, जैसे उसको पास्को में कैसे लेके लोग जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसे जैसे सपोज दैट कोई जैसे सपोज दैट कोई
कोई महिला है, उसकी एज इस समय 24 साल है, जी। तो वो अगर इस तरीके का अगर एलिगेशन किसी के ऊपर लगाती है, 24 साल उसकी एज है। हाँ, वो एवं शोषण का जो लोग मुकदमा डालते हाँ, हैं, जो राइट। वही मैं आपको आपको राइट पहले आपको हमें याद होगा कि कोई हाई कोर्ट के जज साहब थे या वकील साहब थे, उन पर भी एक बार एवं शोषण का मुकदमा लगा था, हालाँकि वो मुझे बहुत डीपली नहीं मालूम है, पर उनकी शायद कोई ऐसी मतलब नहीं, जैसे उसकी उम्र 24 साल है, जी, जी। तो उसने बताया कि मेरे साथ मेरे साथ पिछले पहले 7 साल से 7 साल पहले या उससे सात पहले से लेके अब तक एवं शोषण मेरे साथ किया जा रहा है। अगर ये एलिगेशन है तो क्योंकि 24 साल इसकी उम्र है, जी, तो जी। 7 साल में वो माइनर हो गई। तो हाँ, मतलब अब वो बता रही कि पिछले 7 साल में हमारे साथ इन्होंने एवं शोषण किया है। तो वो भी पास्को में चला जाता है। तो बिल्कुल। प्रेजेंट टाइम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केस जो देखते हैं कि अगर जो महिलाएँ होती हैं, जी, जी। तो यही बताती हैं कि पिछले 10 साल से हमारे साथ इन्होंने हमारा सेक्सुअल हमारे साथ हाँ, असॉल्ट रिसेंटली किया। हमने हालाँकि पॉक्सो का मामला रिसेंटली हमने देखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी 1990 में एक बार यौन शोषण का आरोप लगा हुआ था। हालाँकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको निराधार पाया था, तो लेकिन ये मामला था हाँ, कि मतलब 1990 में इन्होंने मेरे साथ शोषण किया था। तब बताइए। अच्छा, एक चीज़ और अगर थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस ये भी करें कि जैसे सलीम जी, जैसे एक लिमिटेशन सीआरपीसी में बना, जैसे 468 में शायद है हुँ, कि एक हुँ। लिमिट है कि 323 का अगर एलिगेशन पहले आईपीसी में था, तो उसमें आप 1 साल के अंदर में उसमें एक लिमिट दी गई है, कितने साल में ही आप अपना कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, इतने साल में ही आप उसमें कर सकते हैं। 323 है जैसे सपोज दैट, उसमें 1 साल के भीतर में आपको एफआईआर करना होता है, डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द ऑफेंस से, उसके बाद आप उसके कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, मतलब ऐसा हाँ, उसमें लिमिट एक समय समय सीमा। सीमा निर्धारित की लेकिन गई है। उसी समय सीमा में 468 में है कि अगर एलिगेशन हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं। मतलब अगर मैं आने वाले समय में, मेरी एज 18 साल है, मैं अगर किसी को बताऊं कि 10 साल पहले या 11 साल पहले किसी एक्स ने मेरे साथ इन्होंने गलत किया, हुँ, तो हुँ। डेफिनेटली वो पास्को की कैटेगरी में आएगा नहीं, और पास्को में ही आपको ट्रायल बता दूँ कि चलेगा। रिसेंटली जजमेंट आपको दिखाते हैं, हालाँकि उसका मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या नाम बनाम था। आपको याद होगा कि सारा बयान उसमें होस्टाइल था, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें धारा 90 वैलिड होती है। हाँ, एक सेक्शन 90 जो पहले हम लोगों का जो था, सेक्शन 90 में आईपीसी में, हुँ, हुँ। उसमें जो डिफाइन किया गया था कि जैसे जो प्रेजेंट टाइम में जो लोग शादी का झांसा दे के गलत काम करने वाली बातें बताते थे, जो हाँ, ये तो कंसेंट लिया गया है वो कंसेंट हमारे वैलिड कंसेंट नहीं था। तो कंसेंट के बारे में सैलेंज, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर हम देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 का, उसमें 5 टाइप के बारे में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सन, 2 लोगों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब वो पर्सन किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना हो, मिस रिप्रेजेंटेड करके ना हाँ, हो, हाँ, मिस्टेक ना हो, राइट, राइट। या फिर उसके साथ फ्रॉड ना हुआ हो, और कोई और कैटेगरी, 5 कैटेगरी है, अगर वो 5 क्राइटेरिया में अगर कोई चीज़ें फुलफिल होती है, अंडर इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी अंडर इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशंस नहीं होना चाहिए, और एक एक क्राइटेरिया और, अगर इसमें से कोई क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट में नहीं आता है। तो सेक्शन 90 आईपीसी में बताया गया है कि अगर कोई महिला है, अगर उसके साथ कोई, अगर उसने मान लीजिए कंसेंट दे भी दिया, लेकिन उसको हमने गन पॉइंट पे दिया है, हुँ, उसको हुँ। मैंने धमकी दी, अगर उसके बाद उसने हमको कंसेंट भी दिया, लेकिन वो कंसेंट हमने क्या किया, वो कंसेंट वैलिड कंसेंट में नहीं। नहीं आएगा। तो वही सेक्शन 90 में बहुत अच्छे से उसने डिफाइन दिया। तो हमारे अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का अगर एलिगेशन लगाया है, तो जो डिफेंस होती है वो डिफेंस सिर्फ यही थी, पहले भी थी, आज भी वही है कि आप ये बताइए कि जो कंसेंट है, पहले तो आपको, अगर आप किसी पर्सन ने बताया कि आपने शादी का झांसा दे के इसके ऊपर साथ गलत काम किया, अगर ये एलिगेशन आपके ऊपर है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही डिफेंस है। या तो आप बताइए कि हमने कोई सेक्सुअल ऑफेंस इसके साथ किया ही नहीं, या फिर अगर सेक्सुअल ऑफेंस किया है तो हमारा जो जो कंसेंट था, हम जैसे शादी करना चाहते थे, शादी करना, लेकिन ऐसी कंडीशंस बन ही नहीं रही कि हम मतलब शादी हम चाहकर भी नहीं कर सकते। तो अगर ये भी आपने प्रूव कर दिया, तो भी हमारे लिए वो सेफ्टी है कि हम, हमारा मतलब कोई हमारा मेंस रिया नहीं था, हमारा इंटेंशन नहीं था, गिल्टी इंटेंशन नहीं था कि हम इसके साथ ये ऑफेंस करना चाहते। तो सेक्शन 90 में उसमें डिफाइन किया, आप बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि सेक्शन 90 में आईपीसी में कंसेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। पास्को का लेकिन जो सबसे हंसने वाली बात है, जो 24 साल एज है, लेकिन मैं पास्को में लेके जा हाँ, सकता वो हूँ। एवं शोषण वाला जो अच्छा मामला है, सैलिन जी, पुराना वाला थोड़ा सा मामला। अपने एक्सपीरियंसेस से आप शेयर कीजिए कि पास्को में लोग अपने केस को क्यों लाना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोग अगर ऐसे किसी को मिसयूज करना है, तो वो पास्को में अपना केस क्यों लाना चाहते हैं, आपने अपने हिसाब से क्या चीज़ें आपको लगता है कि उसका रीजन क्या सर, है। इसमें जो कुछ सज़ा का जो बिंदु होता है, जो मतलब इसमें जो सज़ा दी जाती है, कुछ ज़्यादा हो जाती है। हाँ, सजा मोस्टली एक तो, सज़ा का बिंदु जो है और दूसरा सैलिन जी बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसमें
प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यही है कि हमारे साथ बताया गया कि हमने कोई अपराध नहीं किया, हम्म। ऐसा कोर्ट माने। लेकिन पास्को में ऐसा नहीं है। नहीं। पास्को में कोर्ट क्या मान के चलिए, अगर आपके अगेंस्ट में सेक्शन 3 के, सेक्शन 5 के, सेक्शन 7, 8, 9, 11 के अगर एलिगेशन है, तो कोर्ट ये मान के चल रही है कि आपने ये ऑफेंस किया है। मतलब प्रिजम्पशन ये है कि आपने ऑफेंस किया है। जैसे एनडीपीएस में भी है, प्रिजम्पशन यही है कि सेक्शन 37 उसमें कि आपने ऑफेंस किया। और कौन सा, जैसे गैंगस्टर का एलिगेशन अगर आपके अगेंस्ट में है, जैसे जो आप देखते हैं 14(1) में कार्रवाई होती है, तो कोर्ट पहले से मानती है आप गैंगस्टर हैं, आपने ये प्रॉपर्टी, आपने गैंगस्टर एक्टिविटी से एक्टिविटी किया, मतलब कोर्ट भी प्रिज्यूम कर रही है कि आपने ऑफेंस किया है। मतलब लेकिन पास्को में भी यही है कि कोर्ट ये मान के चलिए कि आपने ऑफेंस किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिजम्पशन ये आपको साबित करना होता है। सेक्शन 29 है उसमें पास्को में, जिसमें कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चलती है कि आपने ऑफेंस किया है, हमको ही अपने आप को इनोसेंट हालांकि हालांकि गैंगस्टर के सीजन में आपको जो है 15 दिन का अवसर मिलता है डीएम साहब को। बाद में वहाँ के आदेश फिर दोबारा जो आदेश आता है माननीय गैंगस्टर कोर्ट में जाता है, वहाँ पे भी आपको जो है अपना अवसर प्रूव करने का अवसर मिलता है। नहीं, अपॉर्चुनिटीज तो हर जगह, जैसे प्रिजम्पशन की बात है कि प्रिजम्पशन ये चीज़ें रहती है कि हमने ऑफेंस, नॉर्मल आईपीसी का ऑफेंस अगर जैसे 323 का एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपके ऊपर एक, मेरे ऊपर ट्रायल 323, 452, 504, 506 का चल रहा है, और 302 का भी चल रहा है, ये भी मान लीजिए, इतनी सीरियस है। लेकिन हमने, हमारे साथ क्या प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूफ करना है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। मतलब मैं इनोसेंट हूँ, ये कोर्ट भी मान के बैठी है प्रोसिक्यूशन को। लेकिन अगर मेरे ऊपर पास्को का लग गया तो कोर्ट मानेगी कि अगर सेक्शन 3, सेक्शन 5, 7, 8 का एलिगेशन, तो कोर्ट ये मानेगी कि हमने ऑफेंस किया है। हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर आ जाता है। हाँ, मतलब प्रिजम्पशन, कोर्ट का प्रिजम्पशन हमारे ऊपर है। हमको इसको अपने एविडेंसेस से, अच्छा हम इसको कर क्या सकते हैं, अच्छा इस सीखने वाली क्या बात है, चलेंगे। अब हम लोगों को पास्को के केस में हमको बहुत सावधानी और बहुत अच्छे डिफेंस भी करना चाहिए। हमको एक 313 जब बनता है जो पहले, उसमें हमको बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहिए। 315 की एप्लीकेशन देना चाहिए जिसमें हम खुद विटनेस बन सकते हैं अपने, जैसे हम लोगों ने वो याद आया जो केस कराया था उसमें कोलकाता वाला। तो अच्छा, पास्को के केस में हम किसी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सिर्फ पास्को में नहीं, जुमनाइल में भी जुनाइल भी नहीं कर सकते। जुमनाइल में भी हम लोग इसीलिए कोर्ट उसको पीड़िता या फिर इनोसेंट हाँ, कहती है। पीड़िता कह के बैठी पीड़िता या इनोसेंट कह के उसको जो है डिनोट किया जाता है। है। और खासकर जो है जैसा कि अपना जुवेनाइल में भी ऐसा